नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस ज्योग्राफी के टॉप 10 वाला वीडियो क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फटाफट से 10 मिनट के अंदर में ही ज्योग्राफी के पहले आपका 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्लेलिस्ट वगैरह बना दिए गए हैं और एक वीडियो सीरीज इस पे पहले चला गया है। तो आज बिना देरी किए हुए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन और उसके आंसर के ऊपर में देखेंगे, है ना। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है इन प्रश्नों के माध्यम से आप जज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न है वो आपका है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो भूगोल और भूगोल के उप क्षेत्रों के बारे में पढ़े होंगे। तो व्यवहारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल ये भूगोल के किस उप क्षेत्र में आते हैं। तो आपको बता दें कि ये भूगोल के आपके मानव भूगोल के उप क्षेत्र में आते हैं। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए हैं तो एक नंबर एकदम आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और तुरंत अपना आंसर बताइए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब ये विवादित टाइप के प्रश्न देख सकते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका अलग अलग जगह पे आप अलग अलग आंसर देखते होंगे, है ना। कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो एक ठोस आंसर क्या होना चाहिए अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो भाई आपसे गलत भी ना हो। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो आपको बताएं। तो कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो एनसीईआरटी में क्लियर किया गया, आप पढ़ेंगे तो, कि चंद्रमा से जो चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं वो आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी उत्तर जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा जा रहा, बाकी सब है। प्राचीन महाकाव्य मतलब प्राचीन काल में रामायण और महाभारत जो है वो सब एक महाकाव्य है। और अलग अलग यात्री लोग आए हैं तो अलग अलग यात्री लोग यहाँ के नदी, पर्वत, पठार, झरना, तालाब, यहाँ के भौगोलिक सूचना का वो स्रोत दिए। और प्राचीन काल में अपना मैप भी होता था, मानचित्र भी होता था। तो ये सब भौगोलिक सूचना का स्रोत है। चंद्रमा से लाई गई जो चट्टानी पदार्थ के नमूने हैं ये नहीं होगा, सी उत्तर सही होगा। फटाफट से अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो आप पढ़े होंगे भूगोल, भूगोल में भी आप लोग पढ़े होंगे मानव भूगोल, मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। तो बताइए उसमें सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा भूगोल भाई। तो चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल में ही आता है आपका। मानव भूगोल की उपशाखा सामाजिक भूगोल में आता है। चिकित्सा सांस्कृतिक सामाजिक का ही अंश है और लिंग भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यदि आप सी उत्तर सेलेक्ट किए हैं तो एक नंबर और आपके एकदम सही हो जाते हैं ना। तो ये एकदम सी उत्तर एकदम राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। ठीक है, रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप करके आपको ट्रैफिक सिग्नल पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ये अवधारणा कौन दिए है। तो ये टेलर दिए। हालांकि टेलर नहीं, आप टेलर मतलब दर्जी नहीं समझिएगा, इनका ऐसा नाम है ग्रिफिथ टेलर। याद रखना है आपको, कौन टेलर भाई। तो ग्रिफिथ टेलर, और ये अमेरिका के भूगोलवेता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में, यहाँ आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के माध्यम से कि आपकी तैयारी कैसे चले। अगर आप तैयारी शुरू किए ही नहीं है तो आपको लिए ये नंबर आपके सामने दिया गया, आप इस पे संपर्क करिए। मात्र 99 रुपए में प्रति सब्जेक्ट आपको तैयारी कराई जाएगी। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट का अगर आपका मैच हो जाता है तो मात्र 249 रुपए में, अगर 3 सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो 300 देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 249 रुपए में हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 99 रुपया लगेगा, जिसमें क्लास, नोट्स और टेस्ट सारा कुछ होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो निर्वाचन भूगोल जो है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल भी है। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो होगा आपका बी उत्तर। तो यदि आप बी उत्तर सेलेक्ट किए हैं तो एक नंबर और आपके पास सही वाला में चला जाता है। और यदि गलती हो रही है तो आप उसको नोट करिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, है ना, कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और सर ने आंसर क्या बताया, उसको बढ़िया से देख लीजिए। अब ये बड़े प्रश्न देख करके कई बार भाग जाते हैं बच्चे, ये बड़ा है। अक्सर बड़ा प्रश्न को पढ़िए, वो हल्का ही होता है ना।
निम्न में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी तकनीक की विषय में सही है? तकनीक के विषय में सही बातें बताना है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है, मानव टेक्नोलॉजी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है, तो ये तो गलत बात है भाई। टेक्नोलॉजी के विकास में तो हम लोग सफल रहे हैं, है ना, क्या से क्या खोज लिए, तो ये गलत वाला बात है। कह रहा है कि विषय में सही वाला चूज करने के लिए बोल रहा है। अगले देखते हैं, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। तो कह रहा है तकनीक जो है वो समाज में सांस्कृतिक विकास का सूचक नहीं है, तो बिल्कुल है ना। हमारे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं वैसे वैसे सांस्कृतिक विकास भी तो चेंज होते चला जा रहा है। पहले लोग खेलते थे, जैसे टेक्नोलॉजी आ गया तो आजकल तो, पहले लोग ऐसे ऑफलाइन खेलते थे, है ना, लूडो आता था, अब तो मोबाइल में लूडो खेल रहा है, तो टेक्नोलॉजी का ताश भी खेले जाते हैं, गेम है, पबजी, न जाने क्या क्या गेम्स आते हैं, तो वो सारा कुछ तो लोग रहन सहन खान पान खेल कूद सब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो बिल्कुल बदल रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे सही वाला पूछ रहा है, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। हाँ, ये राइट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सांस्कृतिक विकास का सूचक है। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी जाएगी वैसे ही से समाज जो है उसका भी उत्थान होते चला जाएगा। ठीक है, परिवर्तन होगा, या तो गर्त में ही चला जाए या तो अच्छा भी हो जाए, लेकिन तकनीक के कारण सामाजिक सांस्कृतिक चीजों में परिवर्तन आते हैं, है ना। बी उत्तर एकदम सही होगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न। मानव भूगोल की मानववादी या मानवतावादी विचारधारा का विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्न में से किससे नहीं है? तो आवास से बिल्कुल है भाई। मानव विकास में मानवतावादी पढ़ रहे, तो मानव में मानवतावादी में आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब है, भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, आवास भी है, लेकिन यहाँ प्रवास नहीं है। और आपसे पूछ रहा था नहीं वाला, तो सही जवाब चला जाएगा डी उत्तर। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा डी। अगले 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कथन मानव का प्राकृतिक कारण यानी निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? ना, नियतिवाद आप पढ़े होंगे, वही है निश्चयवाद, उसी को कहते हैं या उसी को प्राकृतिक करण कहते हैं। तो बताएंगे, मानव प्रकृति की सुनता था, ये सही बात है। नियतिवाद में मानव मनुष्य प्रकृति का दास है, आप पढ़े होंगे, तो नेचर के हर चीजों को सुनता था, जैसे नेचर करते वैसे मनुष्य उस तरह से ढल जाता था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदम आदम नहीं आदिम थी। ठीक है, तो सही बात है, मनुष्य की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया बहुत पुरानी थी, तो इसलिए ही प्रकृति की सुनता था। और आज तो टेक्नोलॉजी आने के कारण प्रकृति की नहीं सुनता है ना। चलिए, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, तो ये आपका माने शुरू से ही मानवीय जो क्रियाकलाप है वो पहले से ही जो है क्या आगे रही है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तकनीक ज्ञान का स्तर निम्न था, ये भी सही बात है कि टेक्नोलॉजी के ज्ञान का स्तर काफी निम्न था, तो मनुष्य मानव का प्राकृतिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने अनुकूल ढालते थे, उसको प्राकृतिकरण कहते हैं, है ना, मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन ये गलत है, तो सही जो जवाब हो जाएगा सी उत्तर। तो यदि आप सी उत्तर सेलेक्ट किए थे तो ये आपका एकदम सही है। अगले सवाल देखिए, ये 9 नंबर सवाल आपका है। मनुष्य अपने विकास के आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता है और प्रकृति के सुनता है और उसकी पूजा करता है। वो ऊपर रोक कथन किसका है? ये गलत टाइप हो गया है, उपयुक्त कथन किसका है, ये प्रश्न होगा। ठीक है, तो जब मानव जो है वो प्रकृति के सुनता है, उसके प्रकोपों से डरता है, उसकी पूजा करता है यानी प्रकृति के, तो ये विचारधारा आपको पढ़ाए थे नियतिवाद। नियतिवाद, संभववाद और आपका नव नियतिवाद, सारे विचारधारा पढ़ा दिए। सबके कौन कौन प्रवर्तक होते हैं, कौन कौन से जोग्राफर किस किस देश से है और किस विचारधारा से संबंधित है, सारी बात है ना, केवल यहाँ प्रैक्टिस कराना।
आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र की बात कर लेंगे तो औद्योगिक भूगोल भी हो जाएगा, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल सब होगा। तो डी उत्तर उपर्युक्त में से सभी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका, आप देख रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल से, तो कमेंट कर करके नीचे स्कोर अपना जरूर बताइएगा। तब तक के लिए 10 मिनट आपको बताया, 10 मिनट हो गया, तो अपना कमेंट का स्कोर दीजिएगा। ठीक है, हमारे तरफ से पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।